चैप्टर 1 हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो देखो चैप्टर 2 का पहला हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो ये कौन सा हम कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का चैप्टर 2 देखो, पहला प्रश्न है कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है। कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है। तो कोशिका चक्र में पहले G1 फेज आता है, फिर S, फिर G2 और M। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन से ही सीधा निकाला गया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये है हम लोग का चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन, कोशिका चक्र का सही क्रम कौन सा है। तो ये है G1 S, उसके बाद G2, उसके बाद M फेज, ठीक है। उसके बाद देखो कोशिका विभाजन की तैयारी G1 S और फिर G2 चरणों में होती है और M चरण में विभाजन होता है, ठीक। इसके बाद देखो कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए तैयार होता है। डीएनए, हम लोग का पूरा शरीर किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। माने डीएनए हम लोग का कोड है। हम लोग का सर कहाँ बनेगा, हाथ कहाँ बनेगा, उंगली किएगो रहेगा, नाखून कैसा रहेगा, नाखून नुकीला रहेगा कि नहीं रहेगा, दांत के गो रहेगा, सारा कोड इन्फॉर्मेशन किस में उपलब्ध है, हम लोग का डीएनए में फिट है। डीएनए बहुत छोटा होता है, इतना छोटा, बहुत छोटा होता है, डीएनए में फिट है हम लोग का सारा। और डीएनए के चलते ही हम लोग का शरीर ऐसा होता है। अगर हम लोग का डीएनए चेंज कर दिया जाए और अलग डीएनए हम लोग का दे दिया जाए, तो हम लोग का शरीर का आकार भी बदल जाएगा। तो डीएनए, कोशिका चक्र की डीएनए किस अवस्था में होता है, तो एस अवस्था में बनता है। कोशिका चक्र की एस अवस्था, देखो यहाँ पे था ना G1, उसके बाद S, फिर G2 और M। तो S अवस्था में हम लोग का क्या बनता है, कोशिका में डीएनए तैयार होता है। चलो उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा ऐसी 1-1-1 दे दिया है, आ गया है, तो इसको थोड़ा आप लोग क्या करेगा, इग्नोर मारिएगा। देखो गुणसूत्र का वह भाग जो या तो मध्य में या किसी एक सिरे पर स्थित रहता है। गुणसूत्र का वह भाग जो या तो मध्य में या किसी एक सिरे पर स्थित रहता है क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। देखो कोशिका होता है, ऐसी कोशिका है, तो पूरा कोना में सेंट्रोमियर कहाँ रहेगा, एगो इधर एगो इधर, ही कोना एगो ही कोना, और वो दोनों स्पाइडरमैन का तरह जाली फेंकता है और सब पकड़ के लेके जाता है। किसको पकड़ता है, गुणसूत्र को पकड़ता है। तो गुणसूत्र का वह भाग जो या तो मध्य में या किसी एक सिरे पर स्थित रहता है क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। पहले सेंट्रोमियर बीच में रहता है, फिर बाद में वो कोना में चल जाता है, इसीलिए कहा गया है। तो ये ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, सीधा आंसर लिख दिया है, ठीक है। गुणसूत्र के अंतिम भाग का नाम क्या है, गुणसूत्र के अंतिम भाग का नाम, तो गुणसूत्र में भी कई भाग होते हैं, अंतिम भाग का नाम है टेलोमियर। अंतिम भाग का नाम क्या है, टेलोमियर। तो गुणसूत्र होता है ना, इसे करके इसे बीच में वो गोल सा रहता है, तो वो सभी है। एक न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संगठन में क्या शामिल होता है, ये 2023 में पूछा गया था। एक न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संगठन में क्या शामिल होता है, तो शर्करा, नाइट्रोजन युक्त क्षार, फास्फोरस अम्ल। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, 5C शर्करा, नाइट्रोजन युक्त क्षार, फास्फोरिक अम्ल, ये चीज़ मिलकर के क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसके बाद देखो माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस स्तर में केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, तो प्रोफेज में। बहुत बार पूछा जाता है, देखो 2018 में भी पूछा गया था। माइटोसिस कोशिका विभाजन, दो तरह का कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। एक तो ये थी शरीर टूट के अलग हो जाता है, ठीक। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन किस स्तर में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। माइटोसिस हम लोगों के दैहिक कोशिकाओं में होता है, तो माइटोसिस कोशिका विभाजन में किस स्तर में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है, केंद्रक गायब हो जाता है। उसके बाद जो गुणसूत्र है इधर को इधर जाने लगता है, तो केंद्रक कब गायब होता है, प्रोफेज में ही केंद्रक का झिल्ली जो है वो गायब हो जाता है। इसके बाद है माइटोसिस की किस अवस्था में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगती है। गुणसूत्र टूट के दोनों तरफ गति कर रहा है, तो प्रोफेज के बाद ही होगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, गति करने लगता है। 2017 में पूछा गया था। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र और स्पिंडल तंतु का निर्माण नहीं होता है, एमाइटोसिस में। एमाइटोसिस में स्पिंडल तंतु का निर्माण नहीं होता है। मियोसिस विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो विभिन्न, यह आनुवांशिक विभिन्नताओं वाली हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण करता है। आनुवांशिक मियोसिस, डीएनए मियोसिस क्या होता है, ये विभाजन के ये आनुवांशिक विभिन्नताओं वाले हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण करता है। तो कैसे करता है, तो वो हम लोग चैप्टर को अगर डिटेल से पढ़ते तो हम लोग उसमें बात करते, यहाँ पर उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम
कम है। डीएनए का कौन सा अवयव केवल आरएनए में पाया जाता है? डीएनए का कौन सा अवयव है जो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है? तो हम लोग को पता है कि डीएनए किससे मिलकर बनता है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और एगो साइटोसिन। एडेनिन, डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, तो ऐसा ही कुछ था, ठीक है। लेकिन आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है किसमें? आरएनए में। पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद कौन सी घटना घटती है? एक कोशिकीय जायगोट बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित होता है। पक्षी द्वारा होने वाला परागण का सही उदाहरण क्या है? पलाश का फूल। पलाश के फूल में पक्षी द्वारा क्या होता है? ये परागण होता है। स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक प्रजनन की मुख्य विधि क्या है? खंडन। एक स्पाइरोगाइरा नाम का एक पौधा होता है जो कि अपने शरीर को तोड़ लेता है और जितना शरीर टूटा उतना जगह उसका स्पाइरोगाइरा हो जाता है। तो उतना अगर उसका 4 टुकड़ा हुआ तो चारों अलग अलग जीव बन जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? मुकुलन या कलिक द्वारा। तो बडिंग क्या होता है? शरीर में से ही एक अंग अलग से निकल जाएगा और उस अंग बढ़ते बढ़ते अलग हो जाएगा और वो अलग जीव बन जाएगा, ठीक है। परागण का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें वाहक की आवश्यकता होती है और पराग कणों का अपचय नुकसान अधिक होता है। तो परागण का मुख्य लक्षण क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें वाहक की आवश्यकता होती है। कोई इस फूल से उस फूल तक उसके पराग कणों को लेकर के जाए, इसकी आवश्यकता होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीव का टूटा हुआ अंग फिर से बन जाता है क्या कहलाता है? उसे पुनर्जनन कहलाता है। जैसे कि ये किसे होता है? प्लेनेरिया में होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीव का टूटा हुआ अंग फिर से बन जाता है, तो इस अंग को क्या बोलते हैं? पुनर्जनन, रीजेनरेशन। अंग्रेजी में नाम सही है रीजेनरेशन। जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसका? छिपकली का पूंछ आप लोग कभी पकड़े होंगे तो छिपकली को पूंछ से पकड़े उसका पूंछ भी टूट जाएगा, पूंछ टूट के अलग हो जाएगा। और तोरी है छिपकली का पूंछ देख के तो भाग। चूहा का पूंछ कैसे टूटेगा? चूहा का भी टूट जाता है। बेचारी को खाने के लिए पकड़ती तो देखो तो अगर ये छिपकली का पूंछ हम लोग पकड़े तो छिपकली का पूंछ टूट जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से छिपकली का पूंछ बन जाता है। एक सही में जाती है चूहिया जाती, वो लोग चूहा मार के खाता है, सही में जाती है। उत्तर प्रदेश में है जाती, यूपी से है नहीं थोड़ा माइंड मत लेना, ठीक है, इसी बोल रहे हैं। नहीं समझी तब तो ठीक है, हम लोग गुस्सा कर रही है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीव का टूटा हुआ अंग फिर से बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। प्लेनेरिया में होता है, गिरगिट भी लिख सकते हैं, गिरगिट का पूंछ फिर से हो जाता है, ठीक। मटर के पौधे में बैंगनी फूल का लक्षण क्या है? तो ये प्रभावी लक्षण है। बैंगनी फूल क्या है? प्रभावी लक्षण है। तो हम लोग 7 लक्षण याद कर लेना, कौन सा प्रभावी है कौन सा प्रभावी है। 2024 में पूछा गया था, पूछ सकता है। दूसरा लक्षण पूछेगा, यदि किसी पौधे की कोशिकाओं में 14 गुणसूत्र है तो माइटोसिस के बाद पुत्री कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? तो माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। माइटोसिस हमारे शारीरिक शरीर में होता है, ठीक है। और मियोसिस में क्या हो जाएगा? अलग संख्या हो जाएगा। मानव विकास का वह चरण जब याददाश्त और दृष्टिकोण कमजोर होने लगती है क्या कहलाता है? तो मानव विकास का वो चरण जब याददाश्त कमजोर होने लगता है वृद्ध अवस्था कहलाता है, बूढ़े हो जाते हैं हम लोग। कम समय में अधिक संख्या में स्वस्थ पौधे उगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन। कम समय में अधिक संख्या में अच्छे पौधे उगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। अब 1 मार्क्स वाले प्रश्नों पर आते, ये भी 1 मार्क्स का ही था, वो MCQ था, यहाँ पर SAQ है। यदि माइटोसिस सम विभाजन है तो मियोसिस के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? माइटोसिस सम विभाजन है तो मियोसिस के लिए सही विभाजन क्या होगा? हास विभाजन या न्यूनकारी विभाजन। ये कौन सा क्वेश्चन है? कोशिका चक्र के चेक पॉइंट्स के कार्य में बाधा आने से क्या परिणाम होता है? इसके कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, जिससे अंत में मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। अगर कोशिका चक्र में
बाधा आए तो हम लोगों को क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कैंसर में क्या होता है, कोशिका अचानक से बढ़ने लगती है, तो ऐसे ही होता है। तो 3 नंबर देखो, इंटरफेज की किस अवस्था में तर्कु तंतु के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो G2 अवस्था में तर्कु तंतु के लिए आवश्यक प्रोटीन बनता है। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइटोकाइनेसिस से आप क्या समझते हैं? साइटोकाइनेसिस से आप क्या समझते हैं? तो कोशिका विभाजन के दौरान साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को ही साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। देखो, जब पूरा कोशिका विभाजन हो गया, माने केंद्रक हो गया, केंद्रक इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, एक कोशिका है, इधर भी केंद्रक आ गया, 2 केंद्रक हो गया, तो बीच से जो भाग कटता है, तो बीच से भाग जब कट रहा है उस प्रक्रिया को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उस टाइम मेन 2 कोशिका अलग हो जाता है। ठीक है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। पौधों के नर जनन अंग का नाम क्या है? पुमंग। पौधों के नर जनन अंग का नाम क्या है? पुमंग। आरएनए मुख्य रूप से कोशिका में कहाँ पाया जाता है? आरएनए मुख्य रूप से कोशिका में कहाँ पाया जाता है? आरएनए, तो देखो, आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में पाया जाता है। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के प्रयोग से किस नियम का प्रतिपादन हुआ? तो स्वतंत्र अपीहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपीहन का नियम क्या है? कि कोई भी गुण किसी भी गुण के साथ जाके मिल सकता है, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपीहन का नियम। तो ये जब डायग्राम होगा, डायग्राम बना के समझाएंगे तब समझ में आता है, लेकिन इसमें तो डायग्राम बना के समझाया नहीं जा सकता। तो और हम लोग समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। आशा करते कि तुम लोग क्लास 1 साल से समझ गए होगे। अभी लास्ट में 2 महीना में, 2 नहीं, 1 महीना, 1 महीना का 20 दिन, 20 दिन में क्या ही समझेंगे। तो समझा तो जाया जा सकता है, समझाया, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। संकरण किसे कहते हैं? तो 2 अलग अलग अनुवांशिक लक्षणों वाले जीवों के बीच प्रजनन कराने की विधि को संकरण कहा जाता है। 2 अलग अलग अनुवांशिक लक्षणों वाले, जिनका लक्षण अलग होगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। 2 मार्क्स के प्रश्नों को हम की तरफ आएंगे हम लोग। 2 मार्क्स के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका और तंतु कोशिका, जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की विधि में क्या अंतर है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के साइटोकाइनेसिस में क्या अंतर है? तो देखो, पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस की क्रिया कोशिका के मध्य में एक सेल प्लेट के निर्माण से होता है। ठीक है। पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका के बीच में एक सेल प्लेट बन जाता है, एक दीवार जैसा बन जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? झिल्ली के बाहर से अंदर की ओर धंसने या क्लीवेज की प्रक्रिया द्वारा ये विभाजन पूरा होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? इसे गोल करके है, अचानक से इधर से दबने लगता है, इधर से दब के इधर 2 कोशिका बन गया। लेकिन जंतु पादप कोशिका ऐसे रहता है, एकदम ईंटा का तरह रहता है, और बीच में एक दीवार बन जाता है, बस 2 कोशिका बन गया। तो यही अंतर है। ठीक है। ये 2020 में पूछा गया था। मियोसिस कोशिका विभाजन का क्या महत्व है? 2022 में पूछा गया था, मियोसिस कोशिका विभाजन का क्या महत्व है? तो देखो, 2 मार्क्स का है, 2 महत्व हम लोग को याद रखना होगा। मियोसिस विभाजन किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखने में मदद करता है। मियोसिस विभाजन किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखने में मदद करता है। यही विभाजन क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न करता है, जो नई जातियों के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। देखो, मियोसिस विभाजन किसे कहते हैं? तो मियोसिस विभाजन मियोसिस विभाजन किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखने में मदद करता है। जैसे कि हमारे अंदर जो गुण आते हैं, आधा माता और आधा पिता से आते हैं, तो 23 गुणसूत्र पिता के, 23 गुणसूत्र माता के, और दोनों मिल करके हमारे अंदर क्या हो जाते हैं? 46, टोटल 46 गुणसूत्र। तो हमेशा ऐसे 46 गुणसूत्र ही बने रहते हैं। तो इसी से यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि ये संख्या में बढ़ा तो नहीं, संख्या मम्मी पापा में भी 46 गुण था, और इसमें से पापा में से आधा गुण, मम्मी में से आधा गुण, और हमारे अंदर क्या हो गया? 46 गुण टोटल हो गए। विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से देखो, आधा गुणसूत्र उधर से आया, आधा गुणसूत्र इधर से आया, तो दोनों के अंदर के दोनों, तो माता और पिता दोनों के अंदर जो गुण होंगे वो हमारे अंदर आएंगे। तो अगली पीढ़ी से अच्छी पीढ़ी आगे बनती है, ऐसा कहा जाता है।
माइटोसिस को समरूप विभाजन क्यों कहा जाता है? माइटोसिस को समरूप विभाजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोसिस विभाजन के दौरान बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिकाओं के बराबर ही होती है। ठीक है, माइटोसिस विभाजन के दौरान बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिकाओं के बिल्कुल बराबर होती है और गुणसूत्र की संख्या समान रहने के कारण ही इसे समरूप या इक्वेशनल विभाजन कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या समान रहने के कारण इसे समरूप या इक्वेशनल विभाजन कहते हैं। कि माइटोसिस में क्या होता है, एक कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो इस कोशिका से जो दो कोशिका बनेगा, इसका दोनों कोशिका में 46 गुण होंगे। मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में एक कोशिका में 46 है, तो जैसे मियोसिस होगा तो इसमें 23 गुणसूत्र ही रहेंगे। ठीक है, माइटो इसी माने दोनों में कोशिका विभाजन सेम रहता है, गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है, इसीलिए इसको सम विभाजन कहा जाता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में शर्करा और पिरामिडिन क्षार के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। 2017-2022 दोनों में पूछा गया था। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में पिरामिडिन क्षार के रूप में साइटोसिन और थाइमिन होता है। डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थाइमिन होता है। तो ये दोनों अंतर हम लोग को बता देना है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में शर्करा और पिरामिडिन क्षार के आधार पर अंतर यहाँ पे बोल ही दिया है कि शर्करा और पिरामिडिन क्षार बताना है। तो शर्करा क्या हो जाएगा, इसमें डीऑक्सीराइबोस, इसमें राइबोस, शर्करा का नाम है दोनों का। और वहाँ पे पिरामिडिन क्षार क्या हो जाएगा, इसका अलग है। इसका पिरामिडिन जो क्षार होता है वो क्या है, इसका है साइटोसिन और थाइमिन, और इसका है साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, जीन, डीएनए तथा गुणसूत्र आपसी संबंध क्या है, इन तीनों में आपसी संबंध बताना है। जीन, डीएनए तथा गुणसूत्र में आपसी संबंध क्या है, ये भी 2017-2022 दोनों में पूछा गया है। तो ऐसा तो होना मुश्किल है। 2017 का ही पेपर 2 बार उठा के दे दिया, 2017 का ही पेपर उठा के 22 में दे दिया, 22 में तो वही मान कोरोना था, कोई बात नहीं। देखो, डीएनए का वह विशेष भाग जो किसी विशिष्ट प्रोटीन या लक्षण के लिए कोड रखता है उसे जीन कहते हैं। ठीक है, जीन किसे कहते हैं, डीएनए का वह विशेष भाग जो किसी विशिष्ट प्रोटीन या लक्षण के लिए कोड रखता है उसे जीन कहते हैं। जब डीएनए प्रोटीन के चारों ओर कसकर लिपटा होता रहा तो सघन मुड़ी हुई अवस्था में रहता है, तो उसे गुणसूत्र कहते हैं। तो देखो, डीएनए का होता क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है। डीएनए किससे मिलकर बना है, जीन से मिलकर बना है। तो यही संबंध है। ठीक है, सेंट्रोमियर के 2 प्रमुख कार्य लिखो, 2020 में आता है। सेंट्रोमियर के 2 प्रमुख कार्य। सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों की गति को नियंत्रण और निर्देशन करता है। यह 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ कर रखने का कार्य करता है और इसी स्थान में तर्कु तंतु जुड़ते हैं। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक के क्या लाभ है, इस तकनीक के माध्यम से बहुत कम समय में वांछित लक्षण के हजारों स्वस्थ पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कौन सा है, माइक्रो प्रोपेगेशन। अभी हम लोग पढ़े थे माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस तकनीक के माध्यम से बहुत कम समय में ही वांछित लक्षण, अच्छे किस्म के पौधे को, हजारों स्वस्थ पौधे तैयार किए जा सकते हैं अच्छे किस्म के। यह उन पौधों के प्रजनन के लिए सबसे उत्तम विधि है जिनके बीज बहुत धीरे अंकुरित होते हैं या जिनका प्रजनन सामान्य विधियों से कठिन होता है। इसके बाद दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और यह कहाँ पाया जाता है। पुष्प के भ्रूण कोश में 2 नर युग्मकों का अलग अलग मादा युग्मकों से मिलने की क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से आवृत बीजी या सपुष्पक पौधों के अंडाशय के अंदर होती है। फर्न में पीढ़ी एकांतरण से क्या तात्पर्य, 2024 में आया था। फर्न के जीवन चक्र में द्विगुणित और अगुणित अवस्थाओं का एक के बाद एक आने का क्रम पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। इसमें बीजाणु मातृ कोशिकाओं से मियोसिस द्वारा स्पोर बनते हैं जो प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। देखो, ये चैप्टर पूरा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ के समझ में आएंगे नहीं। पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा और पूरे चैप्टर का डिटेलिंग वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ना होगा। ऑटोसोम और एलोसोम में क्या मुख्य अंतर है, तो देखो, ऑटोसोम शरीर के सामान्य भौतिक लक्षणों जैसे ऊंचाई, रंग या नियंत्रण करते हैं, जबकि एलोसोम लिंग निर्धारण और प्रजनन संबंधी लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एटोसोम माने
दैहिक कोशिका। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। ठीक है, मतलब कि 44 होती है, जबकि एलोसोम केवल 1 जोड़ी रहता है, मतलब कि संख्या कितना रहता है, 2 रहता है। अब देखो 5 अंकों के लिए प्रश्न देखो, एक यूकैरियोटिक गुणसूत्र के रासायनिक अवयवों का वर्णन करें। गुणसूत्र के यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक माने नया, यूकैरियोटिक गुणसूत्र के रासायनिक अवयवों का वर्णन करें। यदि कोशिका विभाजन के दौरान नियंत्रण नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन पूछा है, 2024 2018 दोनों में आया था। तो देखो गुणसूत्र के रासायनिक अवयव 3 मार्क्स का है। यूकैरियोटिक गुणसूत्र मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बना हुआ रहता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और धातु आयन। न्यूक्लिक एसिड देखो इसमें मुख्य रूप से डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोक एसिड होता है और कुछ मात्रा में आरएनए भी पाया जाता है। प्रोटीन, इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन और जो क्षारीय होते हैं, और नॉन हिस्टोन जो अम्लीय होते हैं। धातु आयन, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे सूक्ष्म धातु आयन भी मौजूद होते हैं। नियंत्रण नष्ट होने का प्रमाण, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कुछ चेक पॉइंट्स द्वारा नियंत्रित होती है। यदि यह नियंत्रण नष्ट हो जाता है तो कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। इसके कारण शरीर में मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, जो अंततः कैंसर का कारण बनता है। माइटोसिस या मियोसिस में उत्पत्ति स्थल, गुणसूत्र संख्या और कोशिका संख्या के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। माइटोसिस और मियोसिस में उत्पत्ति स्थल, गुणसूत्र संख्या और कोशिका संख्या। माइटोसिस, तो यहाँ पे आधार दे दिया है, इन्हीं आधारों के लिए, आधारों पर हम लोग को बेस करके हम लोग को क्या करना है, अंतर लिखना है। तो देखो माइटोसिस और मियोसिस में अंतर। उत्पत्ति स्थल, माइटोसिस शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं में होता है, जबकि मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्रों की संख्या, माइटोसिस के बाद पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर रहती है, मतलब कि 44 ही रहेगी टोटल, और 22 जोड़ी रहती है। जबकि ये मियोसिस में क्या होता है, संख्या घटकर आधी हो जाती है। ठीक है, निर्मित कोशिकाओं की संख्या, माइटोसिस एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, जबकि मियोसिस में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का महत्व, मियोसिस के दौरान समजात गुणसूत्रों के बीच खंडों की अदला बदली होती है, जिससे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इससे नए अनुवांशिक संयोजन बनते हैं, जिससे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यही विभिन्नताएं नए जातियों के विकास में सहायक होती है। पादप और प्राणी कोशिका साइटोकाइनेसिस के बीच अंतर स्पष्ट करें। जीन, डीएनए और गुणसूत्र के बीच आपसी संबंध बताइए। तो ये सब बताना है। पादप और प्राणी कोशिका में साइटोकाइनेसिस के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखो साइटोकाइनेसिस में अंतर प्रक्रिया, पादप कोशिका में विभाजन सेल प्लेट के निर्माण से होता है, पढ़े थे हम लोग, जबकि प्राणी कोशिका में यह फैरोइंग या क्लीवेज विधि से होता है, मैंने बीच से सिकुड़ जाता है। समय, पादप कोशिका में यह टेलोफेज के अंत में शुरू होता है, जबकि प्राणी कोशिका में एनाफेज के अंत में शुरुआती टेलोफेज में ही शुरू हो जाता है। गोल्गी बॉडी की भूमिका, पादप कोशिका में गोल्गी बॉडी सेल प्लेट बनाने में मदद करती है, जबकि प्राणी कोशिका में इनकी ऐसी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। इसके बाद जीन, डीएनए और गुणसूत्र में संबंध बताओ। तो ये तो हम लोग पढ़े अभी हाल फिलहाल में ही। देखो सेंट्रोमियर और टेलोमियर के कार्यों का उल्लेख करें। प्राणी की वृद्धि और मरम्मत में कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। सेंट्रोमियर और टेलोमियर के कार्य, सेंट्रोमियर का कार्य क्या है, यह गुणसूत्र की गति को नियंत्रित करता है और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़कर रखता है। टेलोमियर यह गुणसूत्र का अंतिम सिरा है, जो एक गुणसूत्र को दूसरे से जोड़ने नहीं देता और कोशिका की उम्र का निर्धारण करता है। टेलोमियर। वृद्धि और मरम्मत में महत्व, वृद्धि एक निषेचित अंडे से वयस्क बनने तक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि केवल माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा ही संभव है। मरम्मत, शरीर के टूटे फूटे अंगों या चोटिल ऊतकों की मरम्मत कोशिका विभाजन द्वारा होती है, क्योंकि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं इसी विधि से बनती हैं। अब कितना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर, पुष्प पौधों में लैंगिक प्रजनन के विभिन्न चरणों को समझाइए चित्र के द्वारा। तो देखो चित्र बना लेना, उसके बाद देखो समझाना है। इसका तो चित्र नहीं आता है, कभी कभार पूछ लेता है, ये पूछा है किसी साल, नहीं पूछा है तो ये जरूरत नहीं है, ले बस चरण को हम लोग जान लेते हैं। देखो पहले परागर का निर्माण, पहले पराग कोष में परागर बनते हैं। तो पहले तो फूल अच्छा से बनता है, उसमें परागकर बनते हैं। उसके बाद पराग कणों का पराग कोष से निकलकर वर्ती कागर तक पहुंचना। एक फूल यहाँ पर है, एक फूल से परागकर उड़ के या फिर किसी भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के द्वारा दूसरे फूल के वर्ती कागर तक पहुंचना।
पराग नलिका का बनना, उसके बाद वो वर्तिकाग्र से अंदर जाता है पराग नलिका में, वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद परागकण एक नली से निकलती है जो बीजांड तक पहुंचती है। उसके बाद पराग नलिका से निकलकर नर युग्मक का बीजांड में स्थित मादा युग्मक अंडा के साथ मिलन, भ्रूण और बीज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद जायगोट विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और फिर बीजांड बीज में और अंडा से फल में बदल जाता है। ठीक है, तो बस यही था हम लोग का मेन क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग को चाहिए पीडीएफ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी पीडीएफ से पढ़ लेना बस, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में इस चैप्टर से। फिर भी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं मैंने। ठीक है, तो पढ़ लेना, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।